पुलिस में क्या मुश्किलात, क्या चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा? पुलिस में जो इब्तदाई दिन थे वो ट्रेनिंग के बड़े मुश्किल थे। ये ट्रेनिंग के बाद के भी मुश्किल थे, लेकिन ट्रेनिंग बड़ी टफ थी और वहाँ रैश बहुत बुरी होती थी, पानी नहीं होता था। ये पूरे साल में सिर्फ 10 गोलियां चलाने को दी जाती हैं पिस्टल की, 20 गोलियां राइफल की। अब उससे आप क्या किसी के साथ लड़ सकते हैं जब आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है? आपको ये नहीं पता कि आपने दुश्मन के से मुकाबला कैसे करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस या बड़े जो क्रिमिनल केसेस में आपका जो सबसे यादगार तजुर्बा क्या रहा? कॉल आई है कि जी डाकू छुपे बैठे हैं दरिया में, तो मैंने वो अपनी जो गाड़ी थी कश्ती में रखी और हम दरिया, वो एक छोटा सा वाला कहते हैं उसको, जैसे पानी का होता है, उससे गुजर के हम दूसरी साइड चले गए। मेरे साथ 4 जवान थे। तो जैसे ही हमने वो जो लंगा बेट लंगा में हम पहुंचे तो जो बंद था दरिया का, उससे ब्रस्ट मारे उन्होंने, जिससे मेरी गाड़ी चलनी हो गई। मैं निकल गया वहां से और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बच गया, जवान भी बच गया, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा हमने उनसे मुकाबला किया और वो भाग गए। जी सर, आप बात करते हैं कच्चे के इलाकों में डाकुओं का, आखिर मसला क्या है और क्या ये सिर्फ मकामी पुलिस की नाकामी है या इनके पीछे और माफियाज भी हैं? देखें जी, ये जो कच्चे का इशू है ना, ये 80s के बाद शुरू हुआ। पहले ये शायद नहीं था इतना, और फिर 90s में आके ये कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि कच्चे के इलाके में सिर्फ डाकू नहीं है। अगर आप उन्हें डाकू कहें कि वो जी बंदे अगवा करते हैं, पैसे लेते हैं, डकैती करते हैं, इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं, ये डाकू हैं, ये हजारों एकड़ के जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट तौसीक अजीज। नाजरीन, आज की बैठक में हम बात करेंगे पाकिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, जो अवाम पुलिस के हवाले से राय रखती है, या पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान जो एक स्पेस है, जो गैप है, वो क्यों है, एक अदम एतमादी की फ़िज़ा है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और उसके लिए आज हमने बैठक स्टूडियो में शिरकत दी है जनाब DSP रिटायर्ड अजीज़ुल्लाह खान, जो कि पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक सीनियर और तजुर्बाकार ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 37 बरस पुलिस फोर्स को दिए और मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दी। दौरान सर्विस उन्होंने जुराइम के खात्मे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और कानून नाफज करने के हसास मामलात में अमली किरदार अदा किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वकालत को बतौर पेशा इख्तियार किया और अब वो मुख्तलिफ फोरम्स, सेमिनार्स और मीडिया प्रोग्राम्स में पुलिसिंग, इंसाफ के निज़ाम और समाजी मसाइल पर खुलकर बात करते हैं। उनकी शख्सियत एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जो अपनी सर्विस के तजुर्बात को नई नस्ल के साथ बांटते हैं और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती पर जोर देते हैं। जी सर, आप बात करते हैं कच्चे के इलाकों में डाकुओं का, आखिर मसला क्या है और क्या ये सिर्फ मकामी पुलिस की नाकामी है या इनके पीछे और माफियाज भी हैं? देखें जी, ये जो कच्चे का इशू है ना, ये 80s के बाद शुरू हुआ। पहले ये शायद नहीं था इतना, और फिर 90s में आके ये कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि कच्चे के इलाके में सिर्फ डाकू नहीं है। अगर आप उन्हें डाकू कहें कि वो जी बंदे अगवा करते हैं, पैसे लेते हैं, डकैती करते हैं, इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं, ये डाकू हैं, ये हजारों एकड़ के जिम्मेदार हैं। सही। और नो गो एरिया बनाने की वजह यह है कि वहां कोई शख्स ना जा सके। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वहाँ एक एक जो डाकू है, अगर जो नाम है, जिनमें लठानी है, जिसमें सठानी है, जिसमें लुंड है। पिछले दिन वो मीरा लठानी जो है, उसकी भी कॉलें थी, और उसकी भैंस, आप उस देखें कि 150 से 200 भैंसें हैं उसकी, और ये मोस्टली चोरी की हैं जी। अब ये देखें कि जो मीरा लठानी है, उसने मुझसे फोन पे बात की, ये तमाम जितने भी क्रिमिनल्स हैं, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास सिमें हैं, और इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम उनको पकड़ नहीं सकते, उन पर अटैक नहीं कर सकते। आप ये देख लें कि ये सारा जो एरिया है, कितना एरिया होगा। हार्डली अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें, पंजाब के कच्चे की बात करें, तो ये 15 से 20 किलोमीटर का एरिया बनता है अभी। और इसके दोनों साइड पे, यानी एक साइड पे हो गया रेमियार खान डिस्ट्रिक्ट, दूसरी साइड पे हो जाता है जी राजनपुर डिस्ट्रिक्ट।
जिसका थाना बंगला अच्छा हो गया, सोनमियानी हो गया। और इधर अगर आप रहीम खां की बात करें तो सादकाबाद तहसील और इसके थाने भुंग है, माचिका है, कोट सब्जल है, अहमदपुर लम्हा है। ये सारे वो थाने हैं जो इस वक्त जिन पे इफेक्ट किया होता है, और यहाँ से बंदे अगवा किए जाते हैं दिन दिहाड़े और रात को, और ये ले जाते हैं वहां और वहां से करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। अब पुलिस, वहां की लोकल पुलिस तो इतनी बेबस हो गई है कि लोकल पुलिस का काम सिर्फ ये है कि वो उन चोरों डाकुओं से राब्ता करे, उनकी मिन्नतें करे, दरमियान में कोई मिडिल मैन डाले, और वो जो पैसे हैं अगर 1 करोड़ वो मांग रहे हैं तो 50 लाख में सौदा तय हो जाए। और कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसमें कुछ पुलिस वालों का भी हिस्सा होता है, और ये लोग इस तरह वो लड़के वापस आ जाते हैं, वो जो बंदे अगवा होते हैं, बूढ़े बच्चे जो भी हैं, और फिर पुलिस उनके साथ खड़ी होकर तस्वीर बनाती है, और साथ ही फिर मीडिया पे चलवा देते हैं डीपीओ साहब कि जनाब आज हमने रेड किया और कच्चे के डाकू मुलजमान छोड़ के भाग गए और हम उन्हें लेके आ गए। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को 1 करोड़ मांग रहे हैं, जिसको वो कच्चे में ले जाते हैं, वो उसे आसानी से छोड़ देंगे? क्या पुलिस इतनी ताकतवर है कि वो उनसे छुड़वा लेगी? अब आपको मैं एक मजे की बात सुनाता हूँ। पिछले दिनों इकरारुल हसन साहब आए थे और वो डीपीओ रहीम खां के साथ एक प्रोग्राम कर रहे थे। इकरारुल हसन साहब यानी जो बचाव बंद है भूम का, उससे आगे नहीं गए। ये बिल्कुल शहरी एरिया है जहां भूम का, जहां 3 जवान पिछले साल शहीद हुए। और आज मैं, आप यकीन जाने, 22 अगस्त को मैं आपको बताऊंगा कि 22 अगस्त को पिछले साल 12 जवान शहीद होते हैं, और किसी के कान पे जू नहीं रही थी। अभी जो इसी माह यकीन अगस्त को यानी 31 की रात को 5 जवान शहीद होते हैं, और वो डाकू कह के आते हैं कि जी हमने आना है, और उसके बावजूद पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। तो लोगों में तो शदीद खौफो इज़्तिराब पाया जाता है और बहुत परेशान है। मैं समझता हूँ खौफ कि के लोकल साथ पुलिस। साथ, जी जी जी, जी सॉरी मैं आपकी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि खौफ के साथ साथ तो अवाम का यकीन इस बात पे पुख्ता होता जा रहा है कि पुलिस भी इनके साथ शामिल है। देखिए, अभी 2 SHO डिसमिस करवाए। वहां के एक MTA साहब हैं, उन्होंने, एक DPO है रिजवान गोंदल, वो वहां से ट्रांसफर हुए। हालांकि जब पिछले साल ये हमारे 12 जवान शहीद हुए, 3 जवान शहीद हुए, तो उसके बाद रिजवान गोंदल साहब को वहां लगवाया गया। वो 2 SHO जो हैं, एक का नाम नवीद वाला है, दूसरे का नाम सैफ मली है, इनको वहां लगाया गया दीगर अजला से बुलवा के। क्राइम की रफ्तार कम हुई, लेकिन फिर उसके बाद एकदम क्राइम शुरू होता है और किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। इस वक्त कोई एक डाकू नहीं है, इस वक्त कम अज कम जो 10 से 15 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। हर गैंग के अपनी फैमिली के 10 या 15 लोग हैं जिनके पास जदीद असला है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये जदीद असला उनके पास आता कहाँ से है, जिस तरह सर किस आपने रास्ते कहा है से कि आता है। उनके पास फोन्स हैं और यही स्मार्टफोन्स हैं, सिम्स हैं, इनको ट्रेस नहीं किया जाता, इनकी कॉल्स की फोरेंसिक नहीं निकलवाई जाती, और वो बता के भी अपने जिस इलाके में जाना होता है वो पुलिस को बता के भी जाते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर इन देखें, सारी चीज़ों में। काल की जी फोरेंसिक तो निकलवाते हैं, लेकिन ये निकलवाते हैं उस बंदे को, अगर गलती से किसी डाकू ने किसी को कॉल कर दी तो उसको उठा लेते हैं जी ये सहूलतकार है। मसलन मुझे कॉल आई थी सबीरा लठानी की, मुझे कॉल आई, वो जो यहाँ का एक इंदर डाकू है लड़का, तो मैंने फौरी विलाद किया कि मैंने कहा कहीं ये ना हो कि जी पुलिस वाले मुझे उठा लें कि जी आप सहूलतकार हैं। यानी एक ऐसी इन्होंने काम किया हुआ है कि सहूलतकार को उठा के 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख ले लेने, फिर छोड़ देना, जो नहीं देता उसको फिर फ्राई तो कर इन देना। सारी बातों से तो यही वाज़ेह होता है कि पुलिस बराबर की शरीक है। जी, मुझे तो शरीक नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है ना जी, कि या डरे हुए हैं ये लोग पुलिस वाले। आप यकीन जाने कि रात को पुलिस वाले गश्त नहीं करते अब डर के मारे, बख्तरबंद गाड़ी में निकलते हैं। वो उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि जो बाहर निकलेगा हम मारेंगे। बड़े आराम से आते हैं मोटरसाइकिलों पे, वो अटैक करते हैं, बंदे मार के चले जाते हैं, बंदे उठा के चले हम्म। जाते हैं, और पुलिस वाले कोई कुछ नहीं कर सकता उनका जी। आपने इनके जो करीबी गांव हैं या इनकी कितने अराजी एकड़, कितने हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो इनके कंट्रोल में है और वो नो गो एरिया है, आपने इनके सारे इलाके की बात बताई है। तो कच्चे के इलाके की जोग्राफियाई साख्त भी डाकुओं को फ़ायदा पहुंचाती है, जो जी उनकी बिल्कुल, उसमें ख़ास देखे ना, लोकेशन अभी है। इस वक्त पानी, जो ही पानी आता है इस मौसम में, तो पानी दरिया जो है वो सारे एरिया को घेर लेता है, तो वहां रेड करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह मैं जी आपको बताऊं कि कच्चे के जब मौसम पानी उतर जाएगा तो फिर ये लोग जाते हैं, लेकिन उनके घरों तक ये फिर भी नहीं जाते।
ये दरिया के इस पार बैठे रहते हैं, वो उस पार बैठे रहते हैं। इनके पास इतनी सहूलतें हैं नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि अरबों रुपए कच्चे के फंड में दिए गए मुबैना तौर पर, लेकिन आज भी वहां की जो चेक पोस्टें हैं, आज भी जहां मुलाजमीन बैठते हैं, खुदा की कसम वहां कोई इंसान नहीं बैठ सकता। ये अभी आपकी जब बंद हुई, मुझे कॉल आई थी एक बच्चे की, कैंप 1 से कैंप 2 पे जा रहा था। अब ये देखें कि माचका एक थाना है जो, आप पहले माचका जाने के लिए सदकाबाद से सिंध का एरिया क्रॉस करेंगे, मुरीद शाख जाएंगे, मुरीद शाख से फिर आगे आप माचका जाएंगे, वो माचका फिर पंजाब शुरू हो जाता है। आप ये देखें कि ये कौन सी जुग्राफियाई तकसीम है कि पहले आप 15 से 20 किलोमीटर सिंध में जाएं, आपकी आवाज वहां से कट गुजर रही के है। फिर आप सिंध जी में जाएं, बताएं। और उसके बाद फिर आप माचका में जाएं जी, यानी पंजाब में जाएं। तो ये कौन कौन सा तरीका है, तो मुझे मेरी ऑपरेशन समझ के से तो दौरान जो बाहर है। सबसे बड़ी, जी ऑपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो उनकी जो जोग्राफियाई साख्त है, और पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी, और पुलिस को जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं, जो असला है उनके पास, वो ना होना है। मैं तो समझता हूँ कि ये जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि जी फंड्स लिए जाते हैं लेकिन उनको वो सहूलतें जो होनी चाहिए। अभी जो मैं जिक्र कर रहा था, कैंप 1 से कैंप 2 जाने के लिए एक दरमियान में छन्नी कहते हैं उसको, यानी कुछ जी पानी का हिस्सा जो होता है, कम से कम 100 गज हो सकता है, तो वो छन्नी होती है जो पानी गुजर रहा होता है। अब वहां से गुजर के ये कैंप 2 में जाते हैं, और ये देखें कि वहां से गुजरने के लिए मोटर बोट कोई नहीं है। जो पिछली दफा 12 जवान शहीद हुए 22 अगस्त को, वो इसी तरह थे कि जी बख्तरबंद गाड़ी जिनमें उनको लाना था वो नहीं भिजवाई गई, क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं थे एसएचओ के पास, और वो जो थे बेचारे गाड़ियों पे आए, और एक गाड़ी फंस गई रास्ते में, 4x4 गाड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से रात हो गई। वो छुपे बैठे थे, उन्होंने फायरिंग करके मार दिए, 12 जवान मारे, शहीद कर दिए, और एक उठा के ले जी गए। तो ये बिल्कुल। नाअहली है अफसरान की, ये खुद बाहर नहीं निकलते, डीपीओ बाहर नहीं निकलेगा, डीएसपी एएसपी नहीं जाएगा, वही जो मजलूम कांस्टेबल हैं बेचारे, छोटे रैंक हैं, वही मर रहे हैं, वही वही जलील हो रहे हैं, वही ड्यूटियां कर रहे हैं, आपको वो लगता सिर्फ है, अपनी जान बचाते हैं। बिल्कुल ठीक, आपको लगता है कि जदीद टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी कैमरास, या जदीद असला, ड्रोन, या बख्तरबंद गाड़ियां, इन सारी चीज़ों से या जदीद टेक्नोलॉजी से इस मसले को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ लड़ाइयाँ हमेशा दिल से लड़ी जाती हैं, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो होती है, आप उन वो ट्रेंड आप बंदे जो हैं वो ट्रेन करें जो सिर्फ इस एरिया के ट्रेंड हों, जो एलिट के क्वालिफाइड हैं और इस एरिया को जानते हो। अनविलिंग वर्कर जब आप उनको भेजेंगे जो नहीं जाना चाहते, कौन बंदा है जो देखे ना जी 60,000 40-50,000 से 60,000 तनख्वाह है, जो नया लड़का है पुलिस में कांस्टेबल, उसकी 40 से 50,000 तनख्वाह है, कौन जाएगा मरने के लिए सिर्फ कि जब वो रात को बैठा हो, उसका कोई मोर्चा नहीं है, उसकी कोई पनाहगाह नहीं है, कहीं बंकर्स नहीं बने हुए, किसी ने बंकर्स बनी हुई चेक पोस्टें नहीं बनाई, यानी जमीन में गड्ढे खोद के आप ऊपर एक तरपाल रख के अगर आप उसे मोर्चा कहते हैं और उसमें जवान बिठा के, अभी जो 5 जवान शहीद हुए आप ये देखें सब के सब वहीं मर गए, उसी मोर्चे के अंदर मर गए, और कोई कुछ नहीं बिल्कुल। कर सका। तो अगर तो हम इस तरह इनके तो नहीं नेचर होता ना को, जी। जी अगर हम इनके नेचर को समझें, तो क्या ये सिर्फ जराइम पेशा ग्रोह है, कच्चे के डाकू, या इनके पीछे कोई सियासी सरपरस्ती भी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। इस इनके पीछे बाकायदा सियासी लोग हैं, वडेरे हैं, आप सरदार सॉरी, हैं। आप इस बात का जवाब दोबारा दीजिएगा, आपकी आवाज कट रही है। जी मैंने कहा, इसके साथ आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इनके पीछे वाकई वडेरे हैं, सियासतदान भी हैं, और इसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों रुपए के कारोबार वाबस्ता हैं। आप ये देखें कि वहां जब फसल पकती है, गन्ना है, वहां शुगर मिले हैं। अब रहीमी अफ्ता में 5 शुगर मिले हैं, 4 शुगर मिले हैं। वो गन्ना कहाँ से आता है? वो सारा गन्ना कच्चे में काश्त होता है मोस्टली, और वो गन्ना कौन लेके आता है? वो गन्ने का पैसे किसके पास जाते हैं? वो खाद कौन लेके जाता है? जब गंदम काश्त होती है तो वो गंदम कहाँ से आती है? गंदम कहाँ से कौन उठाता है? उसके पैसे कौन लेता है? तो आप सिर्फ इन रास्तों को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जी ये सारा रकबा जो है सरकारी है, जो कच्चे का रकबा जिसमें काश्त होती है, ये सारा सरकारी है। इसका कोई ठेका नहीं, कोई इसका वो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता वो नहीं,
ना वहां पटवारी जा सकता है, ना गिरदावर जा सकता है, ना एसी जा सकता है, और ये उससे गैर आबाद रकबा शो करते हैं। तो जब करोड़ों रुपए की आमदन हो तो उस एरिया को तो वो एरिया बनाना बेहतर होगा ना जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल बात है जी। बिल्कुल, हमने अक्सर सिनेरियोज में देखा है कि मकामी लोग जो हैं वो भी डाकुओं के साथ किसी हद तक वो तावन करते हैं। उनके इस तावन की बड़ी वजह क्या है? वो खौफ है या वो किसी और मजबूरी के तहत उनका उनके साथ तावन करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो खौफ है जी। अब वो लोग जो डाकू हैं वो भत्ता भी वसूल करते हैं। ये आपको पता है, ये आमों का एरिया है और गर्मियों में बेतहाशा आम होते हैं, भोंग के इलाके में, रेमियारफा के इलाके में। तो सब ये डाकू भत्ता वसूल करते हैं। इसी तरह वहां के जो जिनकी जमीन कच्चे में है और वो उनके मालिक हैं, तो वो 5-5 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से भी वो उनसे वसूल करते हैं कि जी आप हमें ये पैसे देंगे। और जो कुछ लोग हैं जो उनके रिलेटिव हैं, जो अजीज हैं करीबी, वो शायद उनकी मदद करते हो। लेकिन मोस्टली लोग जो है वो डर के मारे करते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई शेल्टर नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो रात को आके फायरिंग करके उन्हें मार जाएंगे या उन्हें धमकाएंगे, उनके घरों पे आके फायरिंग करते हैं जदीद असले के साथ। तो मजबूर हैं जी वो लोग बेचारे। आप तो सोच भी नहीं सकते इस वक्त सादकाबाद की जो हालत है, और खास तौर पे थाना बोंग, अहमदपुर, लम्हा, माशा, यहाँ तो बेचारे उनका रहना मुश्किल है। और पुलिस जो है वो बेबस है, कुछ नहीं कर पा रही। आपने जी जी, आपने अपनी सर्विस के दौरान कच्चे के डाकुओं से पाला पड़ा, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ या कोई जो वाकया जो आपने खुद भी देखा हो? जी बिल्कुल। मेरी जो पोस्टिंग है, मेरी 2 दफा भोंग पोस्टिंग रही है बतौर एसएचओ, और 3 दफा मैं कोट सब्जल एसएचओ रहा हूँ। 92 में, उसके बाद फिर 99 में, फिर 2005 में। तमाशा, हमने बड़े मुकाबले किए वहां। हमारा उस वक्त शायद इतना जदीद असला भी नहीं था। जब मैं आपको बात बता रहा हूँ 92, 93, 94 पे, उस वक्त तो हमारे पास एसएमजी नहीं थी। हमारे पास G3 बाद में आई, 94 में G3 आई थी पुलिस के पास। यानी हमारे जी पास वही सेमी ऑटोमेटिक गन्ने होती थी जिससे ज्यादा मजाया करते थे, या प्राइवेट तौर पे हम लोगों की मिन्नतें करते थे कि हमें असला खरीद के दें वो। और वो बेचारे सादकाबाद के लोग हमें असला खरीद के दिया करते थे। गोलियां मंगवानी पड़ती थी प्राइवेट कलाशनकोफ की, क्योंकि सरकारी तौर पे ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर रॉकेट लॉन्चर्स भी मंगवाया गया, लॉन्चर्स भी, रॉकेट भी मंगवाया गया, लॉन्चर्स भी मंगवाया गया, और ये सारे प्राइवेट तौर पे हुए थे, हम लोग करते थे। लेकिन एक बात थी जिसकी अभी मैं कमी महसूस कर रहा हूं, कि जी लोगों को भरोसा खत्म हो गया है, पुलिस पे ट्रस्ट खत्म हो गया है। पहले ये था कि लोग हमारे साथ चलते थे। अगर कोई वारदात हुई है, बंदा अगवा किया गया है, आप यकीन करें कि कौमों के, मुख्तलिफ कौमों के, क्योंकि वहां कौमें आबाद हैं, और वो आप 500-500, हजार बंदा हमारे साथ चलता था, और हम घेरा डाल के जाके बैठ जाते थे उनका कि हमारा बंदा वापस करें या माल जो है वो वापस करें, और वो मजबूरन माल वापस करते थे। अब ये है कि उन्हीं बिल्कुल लोगों को जो मदद करते हैं पुलिस की, उन्हीं को पुलिस ने उठाया, सहूलतकार बना दिया, उनसे पैसे ले लिए, अगर किसी की काल पकड़ी गई तो उसे उठा लिया। तो पुलिस का जो अवाम पे भरोसा था वो खत्म हो गया अब जी। और बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि अगर इस जंग को जीतना है तो आपको एक तो भरोसा विन करना पड़ेगा उनका। और वो पैसे जो अभी अभी एक और भी खबर थी कि सीसीडी ने 11 अरब रुपए मांगे हैं कच्चे को ठीक करने के लिए। तो मैं तो 11 अरब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 अरब लगा दें, वहां सड़कें बना दें। आप ये देखें कि कोट सब्जल और कश्मोर से, या कोट सब्जल से एक रोड निकालें जो सोन मियानी से राजनपुर चली जाए, यानी शाह वाली जो तहसील है उसको क्रॉस करें। तो उस एरिया में आप देखें, जब पेट्रोल पंप बनेंगे, जब स्कूल बनेंगे, तो ये खुद ब खुद लोग कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। तो और इजली एक्सेस हो जाती है पुलिस की जब सड़कें होती हैं, जब इस टाइप की चीजें होती हैं। अब ना वहां पे मेरा सड़क है, ना कोई जी बनाने जी जी देता है जी। जी जी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही था कि अगर आज आपको मौका दिया जाए तो आप इस मसले को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? तो आपने वो बता दिया, आपने 2 इकदाम बताए जो ज़रूरी हैं। एक तो पुलिस और अवाम का एतमाद दोबारा बहाल करना पड़ेगा, और दूसरा उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को जी लाया जाए बिल्कुल। और उस उन इलाकों को डेवलप किया जाए ताकि ऑपरेशन बर वक्त और आसानी से किए जाएं। जी सर, बिल्कुल आखिरी है। एक दो बस सवाल हैं, मैंने ऑलरेडी आपका काफ़ी टाइम ले लिया है, कि आपकी नज़र में एक अच्छे पुलिस अफसर की सबसे बड़ी क्या खूबी है? देखिए, मैं जितना वक्त भी मेरा गुजरा इन इलाकों में जो सिंध पंजाब बॉर्डर पे हैं, तो एक पुलिस अफसर की 2 चीजें जी। एक तो सबसे बड़ी बात कि जी वो जबान का पक्का हो, जो जबान करे उस पे वो पूरा उतरे।
और दूसरी बात उसकी दिलेरी, इंटेग्रिटी, कि जी वो क्रिमिनल्स के हाथों बिके ना। यानी जी आपने किसी को पकड़ लिया और पैसे लेके छोड़ दिया तो एक हफ्ते बाद उसने आपके इलाके से पैसे वसूल करने। तो ये जो चीजें हैं कि जी आप जुबान करते हैं और फिर वो पूरी नहीं करते। अभी पिछले दिनों जो वकूआ हुआ था जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, वो मैं आपको पूरी बात सुनाता हूँ कि एक शख्स शबान इंदड़ जो है वो 5 साल से या इससे ज्यादा जेल में था। उसे पुलिस ने, जब वो जेल से निकला तो पुलिस ने उठा लिया और कमिटमेंट की उन्होंने इस इंदड़ के साथ जिसने वो बंदे मारे हैं कि जी हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको आपके तक पहुंचा देंगे। ये कमिटमेंट हुई बाकायदा, मुबैना तौर जी पर कहा जाता है, डीपीओ के साथ। लेकिन फिर हम्म, दोबारा उसको रात को एक जैली एनकाउंटर में मार दिया गया। और जब उसे मारा गया, इनकी जुबान थी कि उसे जिंदा भिजवाना था। वो तो जेल से छूट के आया था, उसने तो अभी कोई जुर्म नहीं किया था। तो जब वो इनकाउंटर में मारा गया तो उसके बदले उस बंदे ने, वो जो इंदड़ गैंग का बंदा है इस वक्त, उसे दुद्दा मेरे ख्याल इंदड़ कहते हैं, वो उसने एक चैलेंज किया और उसने कहा जी आपने मारा, एक बंदा मारा है, मैं आपके 5 बंदे मारूंगा पुलिस वाले। और वो आया, वो मार के चला गया। तो इस बात से साबित होता है कि जब आप जुबान किसी से करते हो, चाहे वो चोर है या डाकू है, और आप अपनी जुबान पे पूरे उतरते हैं, तो फिर आप उन्हें ये कहते हो कि यार आप पेश हो जाओ, तो वो फिर पेश भी होते हैं। उन्हें पता है कि हम पेश हुए तो हम पे जुल्म नहीं होगा, हमें मारा नहीं जाएगा, हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी। हाँ, हमारे जो जुर्म है जो हमने किए हैं उनकी सजा हमने भुगतनी है। लेकिन जो आप उन्हें फिर गैर जरूरी तंग करोगे, आप उनसे पैसे मांगोगे, वादा करने के बाद फिर आप उन्हें फ्राई या हाफ फ्राई कर दोगे, तो फिर उसके बाद आप वहां नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए एसएचओ की, और तगड़ा होके जाए, रेड करे, अपने साथ अपने जवानों का ख्याल रखे, उन जवानों को साथ लेके चले। तो मेरे ख्याल में कचरे को कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ लड़ना नहीं है, आपने दीवार में टकरे नहीं मारनी, आपने पॉलिसिंग भी बनानी है, आपने लोगों को अपने साथ मिलाना है, और उसके बाद आप वहां कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बैठक स्टूडियो को टाइम दिया। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे साथ साथ बैठक की जो ऑडियंस है उन्होंने आज की जो आपकी शहर अंगेज गुफ्तगू है, जिस तरीके से बड़े मुफस्सल तरीके से आपने पुलिस डिपार्टमेंट में जो खराबियां हैं, जो खूबियां हैं, इस मुआशरे का जो फरसुदा निज़ाम है उसको जिस तरीके से आपने डिस्कस किया है, आई एम वेरी श्योर कि हम सब ने इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा। वंस अगेन आपकी बैठक स्टूडियो में शिरकत के हम मशकूर हैं। थैंक यू।